Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of competition. In this session, we'll be talking about the topic of overview of computational complexity, and more specifically, we'll be talking about decidability. In the previous session also, we talked about decidability. There we discussed what does decidability mean. डिसाइडेबिलिटी का क्या मतलब है ये हमने पिछले सेशन में सीखा. इन दिस सेशन व्हाट वी विल डू इज वील सी दैट हाउ डू वी डिसाइड द वेरियस प्रॉपर्टीज, द वेरियस प्रॉब्लम्स फॉर द 6 काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी हैव सीन इन थ्योरी ऑफ कंपटीशन. We'll see the decidability problems on the 6 kinds of languages that we have seen in theory of computation till now. All right, so let's see. So what are the kinds of languages that we have seen? We have seen regular languages, we have seen deterministic context-free languages, we have seen context-free languages, context-sensitive languages, recursive languages, and recursive enumerable languages. And we have seen in the Chomsky hierarchy also that every language, as we go down, every language is a superset of the language that is above it, right? So that is deterministic context-free is a superset of regular, context-free is a superset of deterministic context-free, context sensitive is a superset of context free, and recursive is a superset of context sensitive, and recursive enumerable is a superset of recursive. All right, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब बात करते हैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम क्या होगी, किस तरह से हम इन लैंग्वेजेस में डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे. इन जनरल हमने डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम का क्या मतलब समझा था कि अगर हम एक एल्गोरिथम लिख पाते हैं जो कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में येस और नो का आंसर दे पाए, तब हम उस प्रॉब्लम को डिसाइडेबल कहेंगे. तो यहां पर डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन होंगी. गिवन अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम, अगर एक डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम दी गई है एक लैंग्वेज के लिए फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, ये क्या है, लैंग्वेज के क्लासेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टार एक लैंग्वेज है जो कि रेगुलर है, रेगुलर इज ए क्लास. ठीक है. सिमिलरली ए प्लस एक रेगुलर लैंग्वेज है. सिमिलरली राइट, ए प्लस बी स्टार इज ए रेगुलर लैंग्वेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ए डॉट ए प्लस बी स्टार इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज. ये ऑल ऑफ दीज आर रेगुलर लैंग्वेजेस, एंड रेगुलर लैंग्वेज इज ए क्लास, दे ऑल बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस. ठीक है. तो बात कर रहे थे हम डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम की. गिवन अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, कैन वी राइट एन एल्गोरिथम, क्या हम एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं, राइट, सो दैट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर द गिवन लैंग्वेज क्लास. उस लैंग्वेज क्लास के लिए उस, ठीक है, अगर हम एक डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज क्लास की बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज क्लास के लिए, अगर एक लैंग्वेज क्लास के लिए, अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक लैंग्वेज क्लास और डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम की बात हो रही है. क्या कोई लैंग्वेज क्लास, उस लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज क्लास के लिए क्या कोई डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है कि नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा. इफ यू कैन राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर द गिवन लैंग्वेज क्लास. जो डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम है वो तो अगेन यस नो प्रॉब्लम ही रहेगी, राइट, बट वो प्रॉब्लम it can vary, right? There are 10 types of decidability problems that we will see for the 6 kinds of languages that we have. So almost 60 cells will be there in our table that we are going to make. हम 10 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, 10 डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, 6 सेट ऑफ लैंग्वेजेस के लिए, तो 60 चीजें हम डिस्कस करेंगे. हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे इस चीज के लिए. आ रही है बात समझ में? ठीक है. एक बार मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं इस चीज को. गिवन आर डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम, अगर आपको एक डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम की बात करी जा रही है फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, किसी लैंग्वेज क्लास के लिए पूछा जाता है क्या ये डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है कि नहीं है, ये सवाल पूछा जाता है, तो वो डिसाइडेबल कब होगी, वो कब डिसाइडेबल होगी. गिवन अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, कैन वी राइट एन एल्गोरिथम, क्या हम उसके लिए एल्गोरिथम लिख सकते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर द गिवन लैंग्वेज क्लास. उस लैंग्वेज क्लास में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम एक एल्गोरिथम लिख पाते हैं तब हम उसे डिसाइडेबल कहेंगे. अगर हम एल्गोरिथम नहीं लिख पाएंगे तो उसे हम अनडिसाइडेबल कहेंगे. ठीक है. आ रही है बात समझ में? सिंपल है. ठीक है. ठीक है. एक बार सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सिंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, मैं एक लास्ट बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसे.
Again, if still there are doubts, you can rewind the video and you can understand through that, right? तो डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम हम क्या कैसे डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स हम डिफरेंट लैंग्वेज क्लासेस के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो गिवन अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, हर लैंग्वेज क्लास के लिए हम डिफरेंट डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि कैन वी राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व दैट डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम फॉर दैट गिवन लैंग्वेज क्लास। अगर कि हम एल्गोरिथम लिख पाए तो वो डिसाइडेबल हो जाएगी, अगर हम एल्गोरिथम नहीं लिख पाए तो वो अनडिसाइडेबल हो जाएगी, ठीक है? अभी क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट 60 सेल्स की टेबल बनेगी। कैसे? हमारे पास 10 डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए। तो हम हर लैंग्वेज क्लास के लिए इन डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जो अभी लास्ट स्टेटमेंट लिखा था उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्लास, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए गिवन अ डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम, मेंबरशिप वाली डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या नहीं है, ठीक है? तो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए मेंबरशिप, रेगुलर लैंग्वेज क्लास के लिए मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसाइडेबल है या नहीं है। सिमिलरली रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कंप्लीटनेस प्रॉब्लम डिसाइडेबल है कि नहीं, इस तरह की बातें हम कर रहे हैं यहां पे। और अगर हम बात कर रहे हैं यस, अगर हमने लिखा है यहां पे यस, तो यस आई कैन राइट एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग द मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। इफ अगर हम बोल रहे हैं नो, दैट मीन्स we cannot write an algorithm to solve the equality problem of deterministic context free languages, ठीक है? अब ये 60 सेल्स जो हमने यहां पे लिखे हैं, एक तो तरीका ये है हम ये 60 के 60 चीजों को प्रूव करें और इस प्रूफ के साथ आप एग्जाम में जाएं। बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिमेंबर ऑल दिस 60 प्रूफ्स। इतने प्रूफ्स अगर आप रिमेंबर करके एग्जाम में जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर, ठीक है? कुछ कुछ प्रूफ्स मैं आपको दूंगा, बाकी इट इज एडवाइजेबल आप इस टेबल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें थ्रू आउट द सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ कंपटीशन। मैंने आपको कहीं भी नहीं कहा कि आप रट्टा लगाएंगे, बट यहां पर एक सिचुएशन ऐसा है कि इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व कर पाएंगे और प्रूफ जो है वो आपसे कहीं पूछे भी नहीं जाएंगे एज फार एज गेट एग्जाम इज कंसर्न। तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको 60 सेल्स ऐसे रट्टा लगाना है, किस तरह से इसे आसानी से याद किया जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रूफ्स मैं आपको दूंगा जिससे आपको याद थोड़ा इजीली रहे, लेकिन 60 प्रूफ्स it is not at all advisable to remember those 60 proofs. Your mind will be flooded with lot of information and through that you will not be able to solve the questions in the GATE exam. तो कुछ प्रूफ्स दूंगा आपको इंट्यूशन देने के लिए मैं, लेकिन आपको मैं तरीका बताऊंगा कैसे इस टेबल को याद करना है। अगर आप ये टेबल याद कर लेते हैं तो आज तक जितने भी क्वेश्चंस गेट एग्जाम में आए हैं वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और नेक्स्ट एग्जाम में 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके भी क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। Alright? Alright. So let's see the problems. पहले तो हम समझते हैं डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, किस प्रॉब्लम का क्या मतलब है, तभी हम सॉल्व कर समझ पाएंगे कि क्या किस डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम की बात हो रही है। डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? जिनका आंसर यस या नो होता है। ये डिफरेंट डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स दी गई हैं हमें, और ये हमारी 6 काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है? मेंबरशिप की बात करें। मेंबरशिप का क्या मतलब है? अगर मैं आपको एक स्ट्रिंग W दे देता हूं, given a string W, whether it belongs to the language or not, this is basically called membership. ये अगर मैं आपको स्ट्रिंग दे दिया तो आप ये बता पाए कि क्या वो स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज से बिलोंग करती है कि नहीं करती है, यस या नो। अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में बता पाए, एल्गोरिथम लिख पाए तो डिसाइडेबल, एल्गोरिथम नहीं लिख पाए तो अनडिसाइडेबल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अब बात करते हैं एम्प्टीनेस की बात करें। इज माई लैंग्वेज एम्प्टी? is L is equals to phi। लैंग्वेज एम्प्टी है, एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन अगर होगा लैंग्वेज के अंदर तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एम्प्टी, इट हैज वन एलिमेंट विच इज एप्सिलॉन। phi is language is empty, that is it is equal to this। completeness का क्या मतलब है? लैंग्वेज इज कंप्लीट, इट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्टार।
इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। इक्वालिटी की बात अगर हम करें तो टू लैंग्वेजेस which are like for example when I'm filling a particular cell, what I'm asking is given two DCFL languages, can we prove that language L1 is equal to L2? You know what does this cell mean? This is what I'm trying to say. आपको ये बताना है कि अगर दो DCFL लैंग्वेजेस L1 और L2 दी गई हैं तो क्या वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन बनेगा इस सेल का। ठीक, आंसर नो है, नहीं कर सकते। सबसेट की बात करें, इज L1 a सबसेट ऑफ L2? ठीक है, मेंबरशिप, एम्प्टीनेस, कंप्लीटनेस, इक्वालिटी एंड सबसेट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, नाउ L1 इंटरसेक्शन L2 इज phi, दैट इज डिसजॉइंटनेस। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन phi है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का क्या मतलब है? लैंग्वेज फाइनाइट है कि नहीं, फाइनाइट और नॉट। ठीक है, इज कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड। क्लोज्ड से क्या मतलब है कि अगर मैं एक लैंग्वेज L1 है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर सेल की बात करता हूं, लेट्स से CFL इस वाले सेल की बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर एक लैंग्वेज दी गई है जो कि आपकी CFL है, उस लैंग्वेज में अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो जो लैंग्वेज आपको मिलती है वो CFL है कि नहीं। राइट, क्लोज का क्या मतलब होता है? डू यू कम बैक टू द सेम क्लास और नॉट, टू सेम क्लास और नॉट। Same class or not after applying that operation. That is what is being asked is regular languages closed under complement? That is, if you take a regular language, take its complement, do you get back a regular language or not? If you take any regular language, ठीक है, if you take any DCFL language, you take its complement, do you get back a DCFL or not, and so on and so forth. This is the meaning. Is intersection closed? That is L1 intersection L2. For example, if two languages are regular, I take their intersection, do I come back in the same class or not? If there are two context sensitive languages, for example this cell, if I take them, if I take intersection of any two context sensitive languages, do I come back in the same class or not? That is being asked. All right. And then the last thing is L regular or not? क्या L regular है कि नहीं है? Given a language, is it regular or not? That is being asked. तो ये 10 प्रॉपर्टीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तब ये इंफॉर्मेशन को याद कैसे करना है वो अब हम डिस्कस करेंगे। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको 60 के 60 सेल्स याद नहीं करने हैं, आपको 3 या 4 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन याद करने हैं, उससे ही आप ये चीज बहुत इजीली पूरा टेबल याद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट फैक्ट याद करना है, विल काउंट द नंबर ऑफ फैक्ट्स। अगर आप उतने फैक्ट्स याद कर ले तो यू कैन फिल दिस एंटायर टेबल, एंड इफ यू कैन फिल दिस एंटायर टेबल यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन द गेट एग्जाम फॉर श्योर। ठीक है, जैसे बात करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस की, तो रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड, आर डिसाइडेबल। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेबल, ऑल द प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल फॉर रेगुलर लैंग्वेज। फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए सारे प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल हैं, तो आई हैव फिल्ड यस इन ऑल द सेल्स। ठीक है, सिंपल है। तो रेगुलर लैंग्वेजेस में कोई डाउट नहीं है, सारे के सारे प्रॉब्लम्स रेगुलर लैंग्वेजेस में डिसाइडेबल रहेंगे। ठीक है, तो एक फैक्ट से आपने ये 10 सेल्स भर दिए। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए सारे प्रॉब्लम्स अनडिसाइडेबल हैं एक्सेप्ट इज इंटरसेक्शन क्लोज्ड। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपने याद करनी है, बाकी सारे के सारे नो रहेंगे। तो आपने 2 फैक्ट याद किए और आपके 20 सेल्स भर चुके। ठीक है, बात करते हैं रिकर्सिव और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस की। एक और फैक्ट, रिकर्सिव लैंग्वेजेस की बात करें, हमने फैक्ट से ज्यादा प्रूफ भी हमने दिया है इस चीज का। रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। कैसे है, हमने डिस्कस भी किया है कि कैसे कर सकते हैं हम एक एडवांस ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था
कि जैसे फॉर एग्जांपल रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए क्या होता है, हमारे पास एक लैंग्वेज दिया गया है तो हम उसके लिए यस और नो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में बता पाएंगे कि नहीं, ये हम रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए कर सकते हैं, राइट। यस और नो दोनों की दोनों चीजें हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में कर पाएंगे, ठीक बात है। रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए हम ये चीज बहुत इजीली बोल सकते हैं, इट विल डेफिनेटली हॉल्ट, राइट, ठीक है। अगर हमारा हमारा स्ट्रिंग जो है अगर वो एल से बिलोंग करता है तो इट विल से यस, इफ इट डज नॉट बिलोंग टू द एल देन इट विल से नो, राइट। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो ये बात हुई रिकर्सिव लैंग्वेजेस की, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि मेंबरशिप इज डिसाइडेबल इन रिकर्सिव लैंग्वेजेस। मेंबरशिप का क्या मतलब है, गिवन अ स्ट्रिंग कैन आई से दैट वेदर इट बिलोंग्स टू द लैंग्वेज और नॉट, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉम्प्लीमेंट भी डिसाइडेबल होता है रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे किया था हमने, अगर आप इस ट्यूरिंग मशीन का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो यस को, इस हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को यस को नो कन्वर्ट कर दें और नो को यस में कन्वर्ट कर दें, तो देन यू कैन मेक अ ट्यूरिंग मशीन फॉर अ हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन फॉर द कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज ऑल्सो। सो दिस इज द एल्गोरिथम हाउ यू विल डू इट, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज दो प्रॉब्लम्स हमने क्लियर किया कि मेंबरशिप भी डिसाइडेबल है और उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, ये भी डिसाइडेबल है रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए। मेंबरशिप कैसे डिसाइडेबल है, ट्यूरिंग जो है रिकर्सिव प्रॉब्लम्स यूज करती है हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन्स को, इट विल ऑलवेज से यस एंड नो। कॉम्प्लीमेंट कैसे प्रूव किया, कॉम्प्लीमेंट क्लोज रहेगा, कैसे किया, यस को नो में कन्वर्ट कर दिया, नो को यस में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। अब बात करें इंटरसेक्शन क्लोज है कि नहीं है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह याद कर लीजिए आप। तो ये तीन ही चीजें हैं जिसमें ये क्लोज रहता है। अगर आपने ये फैक्ट याद रखा कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस के लिए तीन प्रॉब्लम्स डिसाइडेबल हैं, मेंबरशिप, कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। फोर्थ फैक्ट की बात करें कि कौन सा एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस का बिहेवियर बिल्कुल सेम है रिकर्सिव लैंग्वेजेस के, राइट। तो आपने ये चार फैक्ट्स रिमेंबर किए और आपके 40 सेल्स हम भर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद करेंगे, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है मैंने हाईलाइट भी किया येलो हाइलाइटर से, ऑलराइट। अब रह गया हमारे पास में CFL एंड DCFL। अब रह जाता है हमारे पास में CFL एज वेल एज DCFL। CFL के अंदर आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि तीन ही चीजें डिसाइडेबल हैं, दैट इज मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस। Membership is decidable, emptiness is decidable, and finiteness is decidable. This is the fifth fact. If you can remember this, you have filled 50 cells till now. Membership decidable है, emptiness decidable है और finiteness भी decidable है. Through this, you can remember these 50 cells. और DCFLs की बात करें तो जो चीजें CFLs में डिसाइडेबल हैं वो तो डिसाइडेबल रहेंगी, दैट इज मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस आर ऑलरेडी डिसाइडेबल. इसमें तीन चीजें एक्स्ट्रा डिसाइडेबल हैं, दैट is complement closed, is L regular, as well as completeness. So if you remember this fact also, then you can fill all the cells. इस बेसिक मेथड को आप यूज करके आप सारे के सारे सेल्स को बहुत इजीली भर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है, राइट। कोई चैलेंज नहीं है इसमें। अगर आप इतना सा इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं तो आप सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्रूफ्स की बात करें तो जैसे अगर कोई अगर आप थोड़ा सा प्रूफ के बारे में जानना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए मेंबरशिप के लिए वी ऑलरेडी हैव CYK एल्गोरिथम, इफ यू रिमेंबर. So if you have an algorithm which will stop in finite amount of time, yes, that property becomes decidable. अब हम बात करें एम्प्टीनेस कैसे डिसाइडेबल है, ये कैसे प्रूव करेंगे हम, तो कैसे करें, हम सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको दी गई है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करें, यानी कि आप उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दें, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव कर दें और साथ ही साथ में यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव कर दें, और उसके बाद इफ द एंटायर लैंग्वेज वैनिशेस, इफ द एंटायर ग्रामर वैनिशेस, then you can say that that language is empty. The language generated by that grammar is empty.
तो आपको मैंने एक एल्गोरिथम दे दिया, अगर आपको एल्गोरिथम दे दिया, उस एल्गोरिथम अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, डिसाइडेबल हो जाती है। ठीक है, लास्ट है जैसे फाइनाइटनेस की बात करें, फाइनाइटनेस कैसे प्रूव करेंगे आप? सिमिलरली जैसे अभी सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया है वैसे ही आप सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे और एक डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएंगे आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी लैंग्वेज है s goes to ab एंड लेट्स से a goes to small a एंड देन लेट्स से b goes to small b। अगर ऐसा केस है, मान लीजिए ये तीन केसेस, ये तीन प्रोडक्शंस है मेरी लैंग्वेज में a b एंड c। ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रहा है ये लैंग्वेज फाइनाइट है, बट ठीक है एल्गोरिथमिकली कैसे प्रूव करेंगे हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, दैट इज यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, एब्सोल्यूट प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे एंड देन यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। तीनों रिमूव हो गए मेरे, इसमें ना यूनिट प्रोडक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यूजलेस प्रोडक्शंस भी नहीं है, यूनिट प्रोडक्शंस भी नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोडक्शंस भी नहीं। अब मुझे क्या करना है, अब डिपेंडेंसी ग्राफ बनाना। डिपेंडेंसी ग्राफ क्या होता है, you are taking all the vertices, that is the variables, that is the known terminals, and you are trying to make a dependency graph between that. So for example, S is generating A and B, this is the dependency graph. A is going to small a, there is no, you are only putting up the dependencies between the non-terminals. A goes to small a, B goes to small b. Now once you get this dependency graph which contains the dependencies between the non-terminals, that is what is generating what. If you can make this graph and if this graph does not contain any cycle, then the language is finite. If this graph contains a cycle, then it becomes infinite. Example, let's say I say S goes to AS slash epsilon. इस केस में अगर मैं बात करूं तो आपको S is generating S itself, there is a loop, there is a cycle. इस केस में लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने जो दोनों लैंग्वेजेस ली, रेगुलर लैंग्वेजेस के एग्जांपल लिए, ऑलराइट, बट एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के भी एग्जांपल लेंगे इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। दीज टू आल्सो आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, सिंस इट इज दे आर रेगुलर, दे आर आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री आल्सो, बट यू कैन आल्सो टेक लैंग्वेजेस व्हिच आर ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्री and not regular. Like for example, S goes to A, palindromes. Let's say S goes to ASA and BSB, and let's say it goes to A also and B also and epsilon also. Here also you'll see a loop on S, BSB small b. Alright, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का एग्जांपल जो कि नॉट रेगुलर है उससे भी आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल है। ऑलराइट, ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इस टेबल को रिमेंबर करना है, कुछ हमने प्रूफ्स भी डिस्कस किया। अगर आप इतना याद रख सकते हैं, दिस इज मोर देन इनफ। हम एक गेट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं इसी पे, एंड थ्रू दैट विल कंक्लूड our second session on decidability and we'll complete the topic of decidability. This is the last question which we are discussing. Let's see. Consider the following problems. LG denotes the language generated by a grammar G. And LM denotes the language accepted by a machine M. What is the problem? They have given you some 4 problems and they are asking you which one of the following statements is correct. And these statements are about decidability and undecidability of these problems. ठीक है, this is GATE 2018 MSQ based question. It is not MSQ, it's MCQ, right? It's an MCQ based question. If it would have been ABCD over here, then it would have become an MSQ. It is an MCQ based question. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? For an unrestricted grammar G, a string W, whether W belongs to LG or not. ठीक है, what is this? This is membership problem. मेंबरशिप प्रॉब्लम अगर आप देखें, क्या अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की बात करेंगे तो क्या आएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर किसके लिए लिखते हैं? रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल के लिए। हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे, कौन सा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल का। रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए मुझे बताइए कि क्या मेंबरशिप डिसाइडेबल है या नहीं है। हमने टेबल में डिस्कस किया, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी डिसाइडेबल नहीं है एक्सेप्ट इज इंटरसेक्शन क्लोज्ड। तो इस हिसाब से ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अनडिसाइडेबल। So this problem is undecidable. This is clear. अगर one will definitely be there in the answer. This is gone, and this is also gone. So only stake is left in option number A and option number D.
right? Both the options are saying both the options are saying that the problem 2 is undecidable, so we don't need to look at it, right? We're trying to, solve it in a smarter way. Now the third option, the only confusion is there in option number 3, which says that given two grammars G1 and G2, whether LG1 is equals to LG2. Now, what are the kinds of grammars? They have not specified. We'll take the worst case. What is the worst case? Recursive enumerable. Okay? We'll assume that the two grammars are recursive enumerable. What is being asked that the equality problem is decidable or not? Let's see. Equality is decidable or not? Answer is no. Only one problem is decidable, which is intersection. So, equality is also undecidable. Membership is also undecidable. We already seen. So, this is also undecidable problem. So, this is also undecidable, this is undecidable. Why this is undecidable? Although I can, do it also, but to save time, simply the option doesn't allow us to have 2 as undecided, 2 as decidable. So this is already undecidable by the options, and 3 is undecidable. I have also already shown you. So the answer is A, B, and so 1, 2, and 3. So the answer becomes D. So the answer to this problem will be D. All right. ऑलराइट, बाकी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो देख लेते हैं फटाफट से सेकंड और फोर्थ को. गिवन अ ट्यूरिंग मशीन है, वेदर LM इज रेगुलर और नॉट. अगेन ट्यूरिंग मशीन इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल इफ नथिंग इज बीन स्पेसिफाइड. हॉल्टिंग है कि नॉन हॉल्टिंग है नहीं बताया. हम वर्स्ट केस लेके चलेंगे. रिकर्सिव इन्यूमरेबल. क्या लास्ट प्रॉब्लम इज L रेगुलर, इज इट डिसाइडेबल और नॉट? अनडिसाइडेबल, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिसाइडेबल है, इज इंटरसेक्शन क्लोज्ड. ठीक है, तो ये भी अनडिसाइडेबल हो गया, विच वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड. अनडिसाइडेबल. Last statement, given NFA N, whether there is a deterministic PDA P such that N and P accept the same language. अगर आप एक NFA बना सकते हैं तो PDA तो definitely बना पाएंगे, because by the help of Chomsky hierarchy. कैसे? This is regular and this is context free. In fact, आप तो deterministic PDA भी बना पाएंगे, वही पूछा गया है. By the help of Chomsky hierarchy, we can say regular languages are a subset of deterministic context free languages. अगर हम NFA बना सकते हैं तो definitely DPDA तो बना ही पाएंगे. Simple and straightforward है. This is decidable. This is, so therefore this is not the part of the answer. ठीक है? I have solved through the long way also, but otherwise you could have reduced your options and save some time. ठीक है? So that's all about decidability, guys. हमने क्या समझा इस सेशन में? हमने 2 सेशंस लिए डिसाइडेबिलिटी पे. एक सेशन में हमने डिसाइडेबिलिटी का मतलब समझा अच्छे से, और इस सेशन में हमने क्या किया? इस सेशन में हमने बहुत सारे डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स, 10 डिसाइडेबिलिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए 6 क्लास ऑफ लैंग्वेजेस के लिए. ऑलमोस्ट 60 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए. उन्होंने कैसे याद रखना है वो भी हमने डिस्कस किया. अगर आप वो टेबल जो हमने डिस्कस किया वो याद रखते हैं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. रेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड वी ऑलरेडी डन 1 प्रैक्टिस हियर. ऑलराइट, if you have more doubts, if you've solved more and more questions, if you have doubts, you can post on the Telegram group, and then you can also post your comments on the comments in the YouTube channel also, on the YouTube videos also, right? All right, so that's all about this session. So what we have already covered in the previous sessions is we have covered finite automata, we have covered regular expressions, we have covered grammars, we have covered pushdown automata, we have covered Turing machines, we have already covered Chomsky hierarchy, we have covered computation complexity. Only one topic is left, that is closure property, right? So we'll understand closure properties in details. What do we mean by closure and what are the various closure properties? Again, we'll make a table. We'll tell you how to remember that table for the closure properties also, right? So I'll see you guys in the next session with these details, with more details on closure properties. Thank you so much, guys.